एक्सपीरियंस वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो रिसेंटली कार्बन फार्मिंग न्यूज़ में आ रहा है। इसके साथ साथ जो दोस्त प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके लिए कुछ टर्म्स ज़रूरी हैं, जैसे रोटेशनल ग्रेजिंग कैसे कहा जाता है, देन यहाँ पे सिल्वो पास्चर व्हाट इज़ दिस, अगर क्वेश्चन आता है रिसेंटली यू हर्ड अबाउट सिल्वो पास्चर इन न्यूज़, व्हाट इज़ इट, यू शुड नो अबाउट इट। जीरो टिलेज कैसे कहा जाता है, और भी यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सो दिस इज अबाउट द कार्बन फार्मिंग। बेसिकली रिसेंटली कार्बन फार्मिंग जो है ये एक प्रॉमिसिंग अप्रोच देता है, खास करके अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की यहाँ पे भारत में बात करते हैं तो ये जो रीजनरेटिव फार्मिंग मेथड्स थे उनको इंटीग्रेट करता है जो सॉइल हेल्थ है या जो एग्रीकल्चर की जो यील्ड है उसके साथ, और साथ ही साथ जो चैलेंजेस क्लाइमेट चेंज यहाँ पोज करके लाता है उनको एड्रेस करने में भी हेल्प करेगा। अब यहां पर कार्बन फार्मिंग के बारे में बात करेंगे तो कार्बन फार्मिंग एक एग्रीकल्चर मेथड है जो कि कार्बन कैप्चर जो होता है उसको, और जो स्टोरेज होता है कार्बन कैप्चर के स्टोरेज को फार्म प्रैक्टिसेस के अंदर ही उनको स्टोर कर देता है। इसका ऑब्जेक्टिव है ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशंस को रिड्यूस करना और कार्बन कंटेंट जो सॉइल का है उसको एनहेंस करना, इंप्रूव करना, ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, इकोसिस्टम हेल्थ भी इससे बढ़ेगी। स्ट्रैटेजीज की अगर हम इसमें बात करेंगे तो यहाँ पे कार्बन फार्मिंग जो है इसमें बहुत अलग अलग स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, और हर एक प्रैक्टिस जो है ये अलग अलग एग्रीकल्चर लैंडस्केप के हिसाब से हो सकती है और क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से ये कार्बन फार्मिंग को बहुत वर्सेटाइल बना देगा, बहुत वाइडली एक्सेप्टेड होगा। तो ये है कार्बन फार्मिंग के बारे में। अब अगर हम प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे या इनके बेनिफिट्स के बारे में, यहाँ अलग अलग हैं, जैसे रोटेशनल ग्रेजिंग है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है। जो रोटेशनल ग्रेजिंग होती है इसमें एक लाइफ स्टॉक को अलग अलग पास्चर्स के थ्रू रोटेट किया जाता है, वो अलग अलग जगह वो वहाँ पे उसको खिलाया जाता है। सो इससे क्या होता है, सॉइल हेल्थ जो है वो मेंटेन रहती है और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो सॉइल का होता है वो भी यहाँ पे इंक्रीज रहता है। एग्रो फॉरेस्ट्री है, यहाँ पे ये ऐसी लैंड यूज प्रैक्टिसेस हैं जहाँ पे फार्म लैंड के अराउंड ट्रीज, श्रब्स, इन सारी चीज़ों को ग्रो किया जाता है। अब ये जो है दिस इज ये पास्चर लैंड के साथ या क्रॉप के साथ इनको ग्रो किया जाता है। एडिशनल प्रैक्टिसेस में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आता है, यहाँ पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट, कंपोस्ट का मैनेजमेंट, सॉइल फर्टिलिटी के लिए एग्रो इकोलॉजी का यहाँ पे यूज आता है, क्रॉप्स को बहुत डाइवर्सिफाई कर देना, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट आता है, फीड ऑप्टिमाइज करना, जैसे हरित धारा का इस्तेमाल करना, वेस्ट मैनेज करना, ये सारी चीज़ें। नाउ कार्बन फार्मिंग प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करेंगे तो रोटेशनल ग्रेजिंग हमने देखा था जिसमें लाइफ स्टॉक को रोटेट किया जाता है अलग अलग पास्चर लैंड के थ्रू। एग्रो फॉरेस्ट्री में ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जहाँ पे लैंड के आसपास यहाँ ट्रीज या फॉरेस्ट ग्रो किए जाते हैं। सिल्वो पास्चर ये एक सिस्टम है जिसमें ट्रीज, पास्चर, लाइफ स्टॉक को कंबाइन किया जाता है और ये सब कंट्रीब्यूट करता है कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन के लिए, और इनकम भी बहुत डाइवर्सिफाई हो जाती है किसी भी फार्मर के लिए। अलाई क्रॉपिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें जो ट्रीज हैं इनके या श्रब्स हैं इनको क्रॉप्स के बीच में बेसिकली यहाँ पे उगाया जाता है, तो ये शेड प्रोवाइड कराते हैं, सॉइल इरोजन से बचाते हैं, कार्बन स्टोरेज को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर ये ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो सॉइल स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती हैं, ऑर्गेनिक कंटेंट मेंटेन रखती हैं, सॉइल फर्टिलिटी को प्रमोट करेंगी, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। जीरो टिलेज ये होता है कि सॉइल को बहुत मिनिमम ही डिस्टर्ब किया जाता है, तो सॉइल का स्ट्रक्चर वैसा का वैसा रहता है, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट वैसा रहता है। देन क्रॉप रोटेशन, क्रॉप कवरिंग, इसमें अल्टरनेट क्रॉप्स उगाना या कवर क्रॉप्स लगाना, जिस टाइम पे आप कोई क्रॉप नहीं लगा रहे उस टाइम पे कवर क्रॉप होगी, तो ये सॉइल हेल्थ बायोडाइवर्सिटी हमेशा इंक्रीज करके रखेगा। क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट मेथड, जैसे कि स्टेबल रिटेंशन जो होता है, यहाँ पे स्टेबल बर्निंग ना हो, कंपोस्टिंग हो, तो इससे सॉइल ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ेगा, प्लस फार्मर की इनकम भी इससे इंक्रीज हो सकती है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इंटीग्रेट करना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ताकि सॉइल फर्टिलिटी को बूस्ट किया जा सके। एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोचेस होनी चाहिए, प्रैक्टिसेस ऐसी जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान दे, इंटर क्रॉपिंग पर ध्यान दे, ताकि इकोसिस्टम रेजिलियंस रहे, ये सारी चीजें, पेस्ट मैनेजमेंट कंट्रोल, ये सब चीजें हों। लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट की बात करेंगे तो यहाँ फीड क्वालिटी, एनिमल वेस्ट को बेसिकली मैनेज करना, रोटेशनल ग्रेजिंग टेक्निक लेकर के आना, मीथेन एमिशंस कम करना, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। मैनेजमेंट ऑफ एक्सेसिव कार्बन थ्रू एडिशनल कार्बन सिंक्स। देखिए सीओपी जब हुआ था 21, जब पेरिस टॉक्स 2015 में हुए थे, उस टाइम पे एक इनिशिएटिव था जिसको बोला जाता है 4/1000 इनिशिएटिव। ये बेसिकली कार्बन के लिए था, एंड ये जो कार्बन ओशंस और एटमॉस्फेयर में जाता है उसके सैचुरेशन पर बात की गई थी, दैट वाज 4/1000 इनिशिएटिव। सो ये कार्बन फार्मिंग जो है इसमें ये हेल्प कर सकता है इफेक्टिव सिक्वेस्ट्रेशन से, तो अगर ये आता है सो रिमेंबर कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन से रिलेटेड है। अब यहाँ पे और भी मेथड्स हैं, जैसे यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में
यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पे वॉलंटरी कार्बन मार्केट्स हैं, इंडिया में उतना नहीं है। इनिशिएटिव जैसे शिकागो क्लाइमेट एक्सचेंज है, कार्बन फार्मिंग इनिशिएटिव है ऑस्ट्रेलिया में, ये एफर्ट दिखाता है कार्बन मिटिगेशन एक्टिविटीज के लिए। नेक्स्ट आता है जो 4 पर 1000 इनिशिएटिव हमने देखा था, COP21 में आया, ये क्लाइमेट टॉक्स जब 2015 में आया था। पर्टिकुलरली ये जो सिंक के रोल है उनको हाईलाइट करता है। ओशन एटमॉस्फेयर जो है वो कार्बन से भरे हुए हैं, अब वहां अगर सेचुरेशन हो जाता है तो वो हमें मैनेज करना पड़ेगा, एंड हमें जो रिमेनिंग कार्बन बजट है 390 बिलियन टन का, उसको भी मैनेज करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज भी लेकर के आता है कार्बन फार्मिंग, जैसे कि यहाँ फाइनेंशियल यहाँ बेनिफिट्स हो सकते हैं। एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस में यहाँ पे लगभग 63 बिलियन डॉलर की यहाँ पे वैल्यू हो सकती है, और यहाँ पे अगर हम एरिया देखें तो लगभग 170 मिलियन हेक्टेयर का जो एरिएबल लैंड है हमारे पास, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो एस्टिमेट्स हैं इसमें एनुअल पेमेंट लगभग 5 से 6 हज़ार पर एकड़ उस फार्मर को मिल सकता है। एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है। यहाँ पे रीजन जहाँ एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर लैंड है, जैसे इंडो गंगेटिक प्लेन्स हो गए या डेकन प्लेट्यू वाले इलाके हो गए, या यहाँ पे कार्बन फार्मिंग जो है उसको अडॉप्ट किया जा सकता है। कोस्टल एरियाज में सैलिनाइजेशन ज़्यादा होता है तो यहाँ लिमिटेड एक्सेस हो सकता है रिसोर्सेज को लेकर के। नेक्स्ट जो यहाँ पर आता है वो कार्बन क्रेडिट सिस्टम है। ये फार्मर को इंसेंटिवाइज कर सकता है कि वो एडिशनल इनकम बढ़ाने के लिए एनवायरमेंटल सर्विसेज के थ्रू वो यहाँ इसकी हेल्प ले सकें। यहाँ अगर आपको याद हो तो एक क्रेडिट जो होता है वो 1 टन ऑफ कार्बन के बराबर होता है। ये कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट जो आता है वो इंडिया की जर्नी, अगर हम बात करेंगे कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ते हुए, तो यहाँ पर स्टडीज ने ये दिखाया है कि जो एग्रीकल्चर सॉइल हैं भारत में, ये लगभग 3 से 8 बिलियन टन जो CO2 इक्विवेलेंट है ये हर साल इतना एब्जॉर्ब कर सकते हैं आने वाले 20-30 सालों में। ये जो कैपेसिटी है, ये जितने भी एमिशन रिडक्शन होते हैं, प्लस अगर हम स्टेबलाइजेशन करना चाहते हैं क्लाइमेट का, ये इन दोनों के बीच में एक बैलेंस यहाँ स्ट्राइक कर सकता है। देयरफॉर कार्बन फार्मिंग जो है एक सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी है जो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में हेल्प करेगी और फूड सिक्योरिटी भी एनहेंस करेगी। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस। अब यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला स्टैंडर्डाइजेशन की प्रॉब्लम है। एक रिपोर्ट जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की थी, ये हाईलाइट करती है कि यहाँ स्टैंडर्डाइज्ड मेथोलॉजीज नहीं है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को मेजर करने के लिए, तो ये और ज़्यादा इसको डिफिकल्ट बना देता है कार्बन क्रेडिट को वेरीफाई करने के लिए, जनरेट करने के लिए अलग अलग प्रैक्टिसेस के थ्रू। अवेयरनेस नहीं है लोगों में। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, लिमिटेड अवेयरनेस है फार्मर्स के बीच में कार्बन फार्मिंग को लेकर के, उसके बेनिफिट को लेकर के। मोरओवर भारत में ज़्यादातर जो लैंड होल्डिंग्स है वो छोटी लैंड होल्डिंग्स, मतलब स्मॉल फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स जो होती हैं, ये इसको और ज़्यादा डिफिकल्ट बना देंगी, क्योंकि यहाँ पे एक लार्ज स्केल इंप्लीमेंटेशन कार्बन फार्मिंग प्रैक्टिसेस का ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर चीज़ आती है वो आती है पॉलिसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। एक रिपोर्ट जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की है, ये एम्फेसाइज करती है कि एक रोबस्ट पॉलिसी की ज़रूरत है। देन यहाँ पर एक चीज़ और है जिसको बोला जाता है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च और ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। ये जो इंस्टीट्यूट है ये इंपॉर्टेंस बताता है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की, कार्बन क्रेडिट्स स्कीम्स के लिए सब्सिडीज की, तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो आता है क्लाइमेट गैप को ब्रिज करने के लिए सॉइल पोटेंशियल जो है ये इतना एब्जॉर्ब कर सकता है, हमने देखा क्लाइमेट स्टेबलाइजेशन में हेल्प कर सकता है, फ्यूचर स्टेबल करने में हेल्प कर सकता है। यहाँ पे जैसे स्टैंडर्डाइज मेथड जो है, रोबोस्ट मेथोलॉजीज यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए कार्बन क्रेडिट्स को, फार्मर की आउटरीच अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ पे पॉलिसी सपोर्ट होना चाहिए, मार्केट एक्सेस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। कंक्लूजन में बात करेंगे तो एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए यहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे फार्मिंग डेटा है, यहाँ पे काउज टेक्सटिंग वाला एक आता है, स्मार्ट ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल हो सकता है, एग्रीबॉट्स की फ्लीट का यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, इस टाइप से यू कैन, ये तो क्या ये फ्यूचर फार्म्स हैं, सो दिस इज हाउ इट कैन बी डन एज वेल. So this was all about today's video and session. Hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.